प्रोफाइल, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो जनरली जो बिज़नेस शुरू करने का मॉडल होता है वो क्या होता है कि कम पैसों के साथ बिज़नेस शुरू किया जाए। ऐसे ही है ना, जनरल बिज़नेस मॉडल यही होता है कि हम वो वाले प्लेटफॉर्म यूज़ करें जहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा ना लगें, कम पैसे लगने हों। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम वेबसाइट की बात करते हैं और फिर हम प्रोफाइल की बात करते हैं। हम ये कहते हैं जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो गूगल आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफाइल बना लो, यानी कि इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, सिर्फ आपको प्रोफाइल बनाने का प्रोसीजर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्री मॉडल है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद वो कहता है अप्रूव करा लो, इसके लिए भी हमारे कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ हमें लीगल होना चाहिए, हम अप्रूव भी करा सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद वो कहता है आपके पास वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। आपकी प्रोफाइल का जो कंटेंट होगा एक्चुअली वो आपका बिजनेस का कंटेंट होगा। ऐसे है ना, वो बिजनेस प्रमोशन के लिए कंटेंट होगा ना, जो आपने अपनी प्रोफाइल पे लगा रहे हो, तस्वीरें लगा रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सर्विसेज लिख रहे हैं, बिजनेस एरियाज बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, यही सब कुछ लगाते हैं ना, उस पर रिव्यूज़ ले रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट लेकर मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा। अब ये वेबसाइट और एक आम वेबसाइट, जिसे उन्होंने बिजनेस वेबसाइट का नाम दिया, ठीक है, हम उसे कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो एक आम वेबसाइट में और इस वेबसाइट में क्या फ़र्क है। अब हम आ जाते हैं बिजनेस वेबसाइट के या वेबसाइट के मॉडल के ऊपर। वेबसाइट का मॉडल क्या है। वेबसाइट का मॉडल ये है कि भाई पहले तो वेबसाइट डेवलप करो, ठीक है, उसका एक एक्सपेंडिचर है, तो हो सकता है वो 10,000 से शुरू हो तो 10 लाख पर भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आप कैसी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ अभी आपको और एक्सपेंडिचर भी करना है, और वो कौन सा। और एक क्या बात याद रखिएगा कि आपको जितनी प्रेजेंस गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मिल रही है फौरी तौर पर, वो वाली प्रेजेंस आपको वेबसाइट बना के नहीं मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट लाइक यूआरएल, वेबसाइट पे किसी ने भी आना है यूआरएल से आना है, और अगर आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं करवाई तो इसका मतलब है आप रैंक तो नहीं कर रहे हैं, तो आप तो है ही नहीं, कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को नज़र आएंगे जिनको यूआरएल का पता है। लेकिन ये जो हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, सो ये एक लोकल मार्केटिंग है, ठीक है। सो लोकल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि गूगल खुद ही से इसको दिखाना भी शुरू हो जाएगा, इवन आपने कुछ नहीं भी किया होगा तो कम से कम ऐसा ज़रूर होगा कि जो आपके नियर बाई होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा नियर बाई लिखेगा ना तो उसमें तो आप ही आएंगे, इवन आपका 0 रिव्यू भी होगा, सिर्फ आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी तो आप इस पर भी आना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोफाइल का एक खर्चा क्या है, डेवलपर का खर्चा। एक खर्चा क्या है, एनुअल कॉस्ट, जिसमें हमें वेबसाइट को बाय भी करना है हर दफ़ा, हर साल हमें डोमेन परचेज करनी है, और हर दफ़ा हमें होस्टिंग परचेज करनी है। तो एनुअल कॉस्ट ये भी आ गई है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी आ गई। अब अगर मैं सिर्फ ये वाली कॉस्ट ही कहूँ तो हो सकता है कि ये लाख तक भी चली जाए या 50,000 तक भी चली जाए, और जो आपकी एनुअल कॉस्ट होगी वो कम से कम भी आपकी 10-12 हज़ार तक तो जाएगी। अब एक ये वाला मॉडल है और एक फ्री मॉडल है, तो हमें क्या करना चाहिए। नो डाउट कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हम वेबसाइट के मॉडल को इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा स्टार्टअप जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से होना चाहिए, खास तौर पर जब हम लोकली बिजनेस कर रहे हैं। आमतौर पर हर बंदा लोकल बिजनेस तो है ही है ना, कोई भी बिजनेस है लोकल है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ऑफिस खोल के बैठ जाएं और हम कहें कि नहीं पाकिस्तान में नहीं पढ़ाना, कनाडा में पढ़ाना है, दुबई में पढ़ाना है, फिर तो लोकल बिजनेस नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ बिजनेस लेकर बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हम ऑनलाइन दुबई में भी पढ़ाएंगे, हम ऑनलाइन हर जगह पढ़ाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान तो हमारी मेन टेरिटरी है, यहाँ तो हमने पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे होगे तो जो आपकी लोकेशन होगी वहाँ पर तो आप सेलिंग कर ही रहे होंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर बिजनेस जनरली एक लोकल बिजनेस है, मतलब हर बिजनेस जनरली एक लोकल बिजनेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लोकल मार्केटिंग करनी है और ये फ्री मार्केटिंग है। सो अब अगर कोई बंदा ये कहे नहीं जी पहले मैं फ्री टूल को यूज़ नहीं करता, मैं पहले पेड टूल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये तो उसकी चॉइस है। लेकिन हमें सबसे पहले उन रिसोर्सेज पर जाना चाहिए जो कम पैसों पर हमें मिल रहे हो या बिल्कुल उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट ना हो रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेहतरीन स्टार्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, लेकिन हमें वेबसाइट की तरफ भी जाना है। ऐसे नहीं है कि हमने वेबसाइट की तरफ नहीं जाना, हमें वेबसाइट की तरफ भी जाना है। याद रखें, वेबसाइट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये दोनों की दोनों आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन है, ऑनलाइन रेपुटेशन स्ट्रेटजीज हैं। यानी किसी बंदे ने अगर आपके ऊपर रिलायबिलिटी लेनी है कि भाई आप बिजनेस करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी सिर्फ एक ही तरह से होगी कि भाई आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल से अप्रूव्ड हैं, ठीक है, गूगल पर आप नज़र आ रहे हैं, तो उसको पता लग जाएगा भाई एक बंदा नहीं है, ऐसे नहीं है मुझसे पैसे लेने के लिए है।
कोई ड्रामा कर रहा है, बल्कि ये ऑनलाइन है, काफ़ी देर से ऑनलाइन है, रिव्यूज चेक कर लेंगे। और जिस बंदे की वेबसाइट है हमें ये भी पता लग जाएगा, इवन हम वेबसाइट की एज भी चेक कर लेंगे। आगे जाके हम बात करेंगे कि भाई इसकी डोमेन की एज है कितनी। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों एक बड़ी व्हाट्सएप आपको आने लगा हुआ था, इस लिंक पर क्लिक करें और आपको दुबई का टिकट जो है, उम्रे का टिकट फ्री मिल जाएगा। तो बेसिकली तो वो अपने लिंक के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा रहा था और तो उसे कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसका क्या तरीका कार है? इसका तरीका ये है कि कोई एक बंदा उस लिंक पर जाए, उसकी वेबसाइट को देखे और उसकी डोमेन की एज चेक कर ले, और ये भी चेक कर ले कि उसकी डोमेन है किस चीज़ की, वो कैसे दे सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको पता लग जाएगा। मैंने ये चेक किया था तो मेरा ख्याल है कि 4 महीने पहले वो डोमेन रजिस्टर हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेसिकली ट्रैफिक मांग रहा था, लेकिन क्योंकि हम लालच करते हैं, हमें पता होता है कि भाई ये काम अगर पैसों से मिलता है और ये फ्री में मिल रहा है तो क्लिक करने से मेरा क्या चला जाएगा। तो ऐसे एक तो ऐसे लिंक्स आपको पता है ये ठीक भी नहीं होते हैं। सम टाइम ये हैकिंग टूल्स भी होते हैं। अगर आपके लिए कोई भी अननोन लिंक सामने आ जाए जिसे आप जानते ना हो, तो उसे अपनी किसी स्पेशल डिवाइस के ऊपर, खासतौर पर प्राइवेसी वाली डिवाइस के ऊपर, तो आपने उस लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करना, क्योंकि जस्ट क्लिक करने से आपका डाटा उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ उन लिंक्स को, इवन हम कहते हैं ईमेल्स भी सिर्फ वो चेक करें जो आपकी ईमेल हो। मिसाल के तौर पर आपका फेसबुक अकाउंट है, आप एडवर्टीजमेंट करते हो और आपको ईमेल आ जाती है कि जनाब फेसबुक की तरफ से ये ईमेल है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को रिस्टोर कर ले। नो, ये इट इज़ नॉट द वे टू रिस्टोर अकाउंट। इसका तरीका यह है कि आप फेसबुक पर जाएं, आप फेसबुक पर जाकर देखें कि क्या वाकई आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका जो फेसबुक अकाउंट रिस्टोर होना है वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म से होना है, जीमेल के प्लेटफॉर्म से नहीं होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी वो आपका बेसिकली फेसबुक एक्सेस करना चाह रहा है। असल में वो एक टूल है उसके पास, हैकिंग टूल है, जिससे क्लिक होना है तो आपका सारा फेसबुक का डाटा उसके पास चला जाएगा, तो आपका अकाउंट गया आपके हाथ से। कभी भी आप इस तरह के अननोन लिंक्स के ऊपर क्लिक ना कीजिए, ठीक है। चलेंगे अब आ जाते हैं ज़रा इधर। मैं ज़रा यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। इस पे भी आ जाएं और इस पे भी आ जाएं। तो इस पे क्लिक करते हैं। वेबसाइट आपने उस वक्त बनानी है जब आपके पास बजट है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप गूगल के ऊपर बैठ कर मार्केटिंग करें, अपनी जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम करें। इसलिए कि वो भी, इवन आप गूगल ऐड भी चलाना चाहते हैं तो गूगल की वेबसाइट से भी ऐड चला सकते हैं। और एक याद रखें कि आपको यूआरएल चाहिए। गूगल ऐड के लिए भी आपको एक मोबाइल नंबर और एक यूआरएल चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए, वेबसाइट नहीं, यूआरएल। फेसबुक भी यूआरएल है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो आपकी वेबसाइट है वो भी एक एड्रेस है, यानी आपको एक ऑनलाइन एड्रेस चाहिए गूगल ऐड चलाने के लिए। उसके बगैर आपकी गूगल ऐड नहीं चलेगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था इस 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। कितना कुछ आ रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट। यहाँ पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर जाकर हम उसको अपना सारा डाटा सबमिट करते हैं। अच्छा, इधर भी आ जाओ ज़रा। मैं चाह रहा हूँ आपको वीडियो भी, लिंक भी भेज दूँ आपको। ये देखें ज़रा, ये हेल्प में आ गया ना। ज़रा देखते हैं नीचे जाके कहाँ जाना है हमें। बिल्कुल बॉटम पर आ जाए, आ गया ना कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। जी, क्या कहता है, विच बिजनेस डू यू नीड हेल्प। पूछना शुरू हो गया मुझसे। जैसे आपका होगा तो आप इधर उसको सिलेक्ट करेंगे जो वेरीफाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। आगे क्या पूछ रहा है, कहता है टेल अस व्हाट यू, हाउ वी कैन हेल्प यू। फॉर एग्जांपल आप लोग कह रहे हो
आई वांट टू अप्रूव, अप्रूव भी लिख सकते हो और वेरीफाई भी लिख सकते हो। आई वांट टू अप्रूव माय बिजनेस। वो पूछा क्यों, आप मेरे से हेल्प किस चीज़ की आपको चाहिए, ठीक है। अब ये एक फॉर्म सा है ना जिसको मैं फिल करता जा रहा हूँ, वो जो जो कुछ मुझसे पूछ रहा है मैं उसको बताई जा रहा हूँ। अब आगे देखें क्या कह रहा है जी। फिक्स वेरिफिकेशन, अंडर रिव्यू, सस्पेंशन बिजनेस, कैनट वेरीफाई बाय ईमेल, कैनट मेक अपलोड अ वेरिफिकेशन वीडियो। यानी कि आपको पूछ रहा है कि आपका इशू क्या है, मुझे बता दें जहां पर आपको इशू आ रहा है, ठीक है। आपने यहां से वो इशू चूज कर लेना है। जी, एक तो वो ये कह रहा है कि भाई ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, यहाँ से भी आप गूगल वीडियो भी देख सकते हो। क्या कहता है, कहता है वेरीफाई माई बिजनेस, इंक्लूड योर बिजनेस वीडियो। इसको नेक्स्ट स्टेप कीजिए जी। आगे क्या कह रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, मैं ईमेल करूंगा। जी आगे क्या क्या, वंस यू हैव यूज दिस टूल द ट्रबल योर इशू प्लीज, इधर क्लिक कीजिए जी। क्या लिखा हुआ है, दिस टूल डिड नॉट फिक्स माई इशू, आई नीड कॉन्टैक्ट, ठीक है। फॉर्म आ गया अब आपके सामने एक। अब क्या करना है, इसको फिल करना है सिर्फ हमें। इसे फिल करके आप उसको भेज दें, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है, अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। अगर आप अपने फेसबुक को ग्रो करना चाहते हैं, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा रील्स लगाएं। यानी 1 से 1.5 मिनट की जो वीडियोस फेसबुक के ऊपर रील की सूरत में लगती हैं, लेकिन ऐसी नहीं फालतू सी ना हो, मतलब कोई ना कोई पर्पज़ हो। बेशक उसका एंटरटेनिंग पर्पज़ हो कोई, बेशक उसका कोई बिजनेस पर्पज़ हो, मगर उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए। विदाउट पर्पज़ वीडियो नहीं लगानी है आपने, ठीक है। तो फेसबुक आपको नेचुरली खुद से, अगर आपका बिजनेस फिजिकली उस लोकेशन पर मौजूद है और आप यूनिक बिजनेस कर रहे हैं जी, ये एक वीडियो, ये भी मैं आपसे ना आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आपने पूरी को देखना है। इस पूरी वीडियो में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये मैंने एक लेक्चर, एक दफ़ा एक प्रोफाइल को रिस्टोर कराना था तो उसी की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, रिस्टोर कराने के प्रोसेस की, ठीक है। ये देखें, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है मुझसे, एंड पर जाएँ ज़रा। वो देखिए ऊपर चूज़ फाइल की ऑप्शन भी आई है या नहीं आई है, आ गई ना चूज़ फाइल। यहाँ से अब आपने अपनी वीडियो भी बना लेनी है, और वीडियो के साथ ज़रूरी नहीं सिर्फ वीडियो, इस स्टेज पर जब आप आओगे वीडियो भी लगा सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं अपने बिजनेस को। तो जब आप इतने सारी लीगल एविडेंस देंगे अपने बिजनेस के मतलब, तो गूगल उसको अप्रूव कर देगा, ठीक है। तो ये तरीका है। दूसरा, ये वीडियो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। ये मैंने किया कॉपी लिंक, और आपका ग्रुप कौन सा है, PSLM, आई थिंक सो ये वाला है, यही है ना, यही है ना, ये नहीं है, यही होगा। अभी मैं मैसेज करता हूँ, आपको पता लग, यही है, क्योंकि आप ही का सिर्फ मैंने PSLM के साथ बनाया हुआ है ग्रुप, और किसी का ना PSLM के साथ नहीं है। चलो इस पे मैंने ये लिंक भेज दिया, फेसबुक पे खुलेगा। इस वीडियो को देखने आप लोगों ने, इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये स्टार्स एकेडमी की एक रीस्टोर रिक्वेस्ट भेजी हुई है मैंने, बिजनेस को रीस्टोर करने के लिए। आपके में से भी किसी का बिजनेस अगर सस्पेंड हो जाता है, अगर किसी का बिजनेस सस्पेंड हो जाता है और वो बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन जब आपका बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा ना, तो फिर तो आपको लीगली होना जरूरी है, क्योंकि फिर तो आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँगा भाई, इसको बोलते हैं री इंस्टेटमेंट, या इसको हम बोलते हैं री इंस्टेट फॉर्म, यानी कि हम बिजनेस को री इंस्टेट करवाना चाह रहे हैं। तो जब हम गूगल के पास जाएंगे तो मुझसे एक एक बात पूछेगा मेरे बिजनेस के मतलब, और प्रूफ भी देगा। वो कहेगा भाई अगर आपका ये बिजनेस है तो ये आपका लोगो है, अपना लोगो भेजें। इवन वो ये कहेगा क्या आपका बिजनेस लीगल है, रजिस्टर्ड है, तो कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है तो वो भी भेजें। आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स का डॉक्यूमेंट भी भेजें, ठीक है। और आप वीडियो लगाना चाहें तो उसमें वीडियो भी भेजें। और इसका तरीका क्या होगा, अब आपने एक एक वीडियो नहीं भेजनी है, अब आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलग से बनाकर उनको जिप कर लो। जिप करने के बाद आप एक ही डॉक्यूमेंट उनको भेज देना बस।
फिर उसके बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग खोल कर उनको चेक करेंगे और उसके बाद आपका बिजनेस रिस्टोर होगा। और ऐसे बिजनेस रिस्टोर मैंने कराया भी होगा, लेकिन इसके लिए रिस्टोर होने में बिजनेस का होना ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप रिस्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो आप साबित ही नहीं कर सकते ना, मतलब री स्टेट पे जाएगा ही नहीं वो बंदा जिसका लीगल नहीं है। जिसका लीगल होगा वही, जैसे पीक सोल्यूशन की कोई एक और ब्रांच वाला आके बैठ गया तो जनाब मैं हूँ पीक सोल्यूशन, तो वो प्रूफ तो नहीं दे सकता ना कि वो पीक सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा, वो तो प्रूफ नहीं होगा। अप्रूव सिर्फ वही होगा जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होंगे। हाँ ये हो सकता है कि उसके बाद जब एक और बंदा क्लेम करे तो हो सकता है पीक सोल्यूशन वालों को भी एक मेल आ जाए कि जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। अब जो सही डॉक्यूमेंट्स भेज देगा वो प्रूव हो जाएगा और जो लीगल नहीं होंगे वो प्रूव नहीं होगा। गर्ल्स के ग्रुप में भेज देता हूँ। आपका अलग ग्रुप है? किस नाम से है वो? ये वाला? ओके चलें आगे चलें। अब आ जाते हैं वापस। बात कर रहे थे हम लोग, वापस आ रहे हैं अब जरा गाड़ी को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर वेबसाइट की बात कर रहे थे ना अभी। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था कि किसी के जेन में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे कर लें। चौथा दिन भी गुजर जाने, पांचवा भी गुजर जाने दें, छठे दिन दोबारा से प्रोसेस शुरू कर लें, वेरिफिकेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू करें। अंडर रिव्यू है, इसका मतलब उसे समझ नहीं आ रही आपकी, आप जो उसे प्रूफ दे रहे हैं, उसे जो एविडेंस दे रहे हैं उसको यकीन नहीं हो रहा उनका, इसीलिए वो अंडर रिव्यू है, ठीक है। तो उसे दोबारा से आप बताएंगे आप वही। अब देखें ना, अब आप उस पर ना जाओ ना बार बार। एक तो वेरिफिकेशन आता है ना, वेरीफाई योर बिजनेस, फिर आ जाएगा वेरीफाई योर बिजनेस। फिर आप इस दफा आप क्या करो, इधर से जाए कॉन्ट्रैक्ट अस से जाकर उसको मैसेज करो, ठीक है। क्योंकि री इंस्टेट का जो फॉर्म है ना, वो री इंस्टेट का फॉर्म सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपका बिजनेस सस्पेंड होगा। वैसे नहीं आता आपके पास। री इंस्टेट का फॉर्म सिर्फ उस सूरत में आता है जब आपका बिजनेस सस्पेंड हो जाता है। जरा अच्छा जी, इसे बंद कर देते हैं। और ये मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया। हाँ डायरेक्ट कैसे खोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कौन बताएगा? यूआरएल से अगर खोलनी हो क्या? गुड गुड। इसलिए कि इसका पुराना नाम माई बिजनेस था ना, इसलिए, ठीक है। लेकिन आप देखें यहाँ पर माई बिजनेस कहीं लिखा हुआ नहीं आता, उसने नाम खत्म कर दिए हैं, लेकिन पुराने लोग ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सस्पेंडेड प्रोफाइल आ रही है ना। इसका मतलब है इसको हम रिस्टोर की, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्टोर की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो बाउंड हो गया रिस्टोर करने के लिए। उसने अपना रिकॉर्ड चेक करना है, ठीक है। उसने अपना रिकॉर्ड चेक करना है और उसके बाद उसने देखना है कि मैं इसको रिस्टोर करूंगा कि मैं रिस्टोर नहीं करूंगा। इस पर क्लिक करें जरा। जी ये देखिए कह रहे हैं ना कि आपका बिजनेस नहीं विजिबल हो रहा कस्टमर्स को। हाँ ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लर्न मोर। इस पर क्लिक करें, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। वो जो आप वीडियो देखोगे ना, यही सारी वीडियो है। इसके बाद आगे से वो वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसने इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दिया आपसे। अब हम इसको फॉर्म को फिल करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये जब मैं सबमिट करूंगा तो आप समझो कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। अब अगर तो मैं उनको प्रूव कर पाया हूँ कि ये मेरा बिजनेस है तो इसको रिस्टोर कर देंगे। अगर वो रिस्टोर नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो चैलेंज। मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि क्यों नहीं किया भाई। हाँ इसलिए कि उनके पास जो रिकॉर्ड पहले से मौजूद है किसी का, वो ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड है आपकी निस्बत, या आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सके, ठीक है। चलिए इसे बंद कर दें। अच्छा अब आ जाते हैं वापस ज़रा वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट
कि एसईओ करने के लिए हमने कहा था हमें जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि हाँ वो तो देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, मेरा ख्याल है CMS डिटेक्ट यूज किया था ना, ठीक है, पता लग गया था भाई ये CMS है। ठीक है, हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं HTML फाइल से, और हम जरा पहले ये समझ लेते हैं। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि हमने वेबसाइट डेवलप करनी है, लेकिन जब तक आप वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोड स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम सीखते हुए एडिट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज हमें फाइलें नहीं बनानी, हमें HTML फाइलें किसी लेवल पे जाकर नहीं बनानी है। हमारे पास तो बनी बनाई वेबसाइट आएगी, मैं तो सिर्फ वेबसाइट को देखूंगा और उसकी एसईओ शुरू कर दूंगा। लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि HTML की फाइल का एक स्ट्रक्चर होता क्या है। चाहे वेबसाइट की वेबसाइट हो, कोडिंग दोनों की होती है। इसका मतलब है अगर आपको कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ना आप वेबसाइट को CMS को समझ सकते हो और ना ही इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखने लगे हैं कि HTML जो फाइल होती है उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता क्या है असल में। सो HTML फाइल का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मैंने एक वेबसाइट खोली है, आज के स्टूडेंट न्यू तो नहीं बैठा हुआ फर्स्ट डे जो, ऐसा तो कोई नहीं ना, ठीक है। जिन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है उनका कोर्स हमने यहीं से शुरू किया है, ठीक है, इस मॉड्यूल से शुरू किया। ये एक वेबसाइट खुल गई है मेरे पास, इसी का मैं इसकी कोडिंग देखना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये ना कि चेक करें इसकी कोडिंग है क्या। ये तो वेबसाइट का डिज़ाइन है ना, जो डिज़ाइन की शक्ल में हमें नज़र आ रही है। सो मैं Ctrl+U प्रेस कर देता हूँ तो सीधा हम इसके कोडिंग इंटरफेस में आ गए। यदि Ctrl+U करने से या राइट क्लिक करेंगे और व्यू सोर्स करेंगे, दोनों ऑप्शन हैं। या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता, किसी खाली जगह पर वो ज़्यादा आसान लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा कि वो आप इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। ये लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स, उसके आगे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है Ctrl+U में, तो ज़्यादा बेहतर है शॉर्टकट करें और सीधे उधर आ जाएं। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो चेंजेस, यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ आप देखें कि कोडिंग में दिखाने के लिए लाया कि ऐसी होती है ऐसी कोडिंग। तो अब ये देख रहे हो कि काफ़ी सारी, देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की कोडिंग है। सो इस कोडिंग से हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है, खास तौर पर इस कोडिंग से। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टिंग मुझे खुद करनी है, हमने कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये समझना है एसईओ के लिए हमें समझना जरूरी है कुछ HTML के टैग्स जिनके ऊपर हमने ऑन साइट एसईओ परफॉर्म करनी है। इसलिए हमें सिर्फ HTML फाइल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये फाइल शुरू हो रही है, तो शुरू हो रही है ये HTML से, यानी स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है HTML, और अगर मैं ये देखूं बिल्कुल एंड पे जाकर देखूंगा ना तो इसके एंड पे क्या लिखा हुआ है एंड HTML, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई ऊपर से लेकर इधर तक, ठीक है। और उसके बाद नीचे आकर देखें तो एंड HTML से ऊपर क्या लिखा हुआ है बॉडी का भी एंड लिखा हुआ है। ये स्लैश को समझ लें, स्लैश का क्या मतलब हो गया एंड, यानी कि जहां पर भी स्लैश लगा होगा मींस एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। उसके बाद और देखें और क्या है इसका स्ट्रक्चर, हेड एक नजर आ रहा है आपको। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की तरफ बात करूं तो आप ह्यूमन बॉडी HTML का स्ट्रक्चर ही है सारे का सारा। हाँ, एक स्टार्ट है, हेड है, बॉडी है, लेग्स है, बंदा खत्म, एंड हो गया ना, यही HTML है। मैं कि यही HTML है, स्टार्ट, हेड, बॉडी, फुटर, बस वेबसाइट पूरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हेड पे लिखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बॉडी पे लिखनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फुटर पे लिखनी है। ये मैंने आपको HTML फाइल का स्ट्रक्चर बताया है कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब अगर आपसे मैं ये कहूँ, एक चीज तो समझ लें कि हमने जो कुछ भी कोड में लिखना है वो कैसे लिखना है, इसमें लिखना है। कहने को ये एक लेस देन का निशान और एक ग्रेटर देन का निशान है, लेकिन इसको हम यहाँ पर बोलेंगे टैग, ठीक है, ये एक टैग है। अब फॉर एग्जाम्पल ये टैग जो है फेसबुक में भी होता है, नाम, हैशटैग्स, है ना, यूट्यूब वीडियो में भी होते हैं, ये तो सबको पता लग गया ये वो वाला टैग नहीं है, ये लैंग्वेज सपोर्टिंग टैग, ठीक है। ये HTML को लिखने का फॉर्मेट है कि भाई आपने HTML का कोई सा भी एक कंटेंट लिखना होगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे, टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को मैं टैग बोल रहा हूँ, लेकिन ये टैग मैं लिख कैसे रहा हूँ, एक लेस देन का निशान लगाता हूँ और एक ग्रेटर देन का निशान लगाता हूँ, तो एक टैग मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ HTML फाइल का, तो यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया HTML, और यहाँ आकर लिख दिया, सबको समझ में आ गया ना मैंने क्या किया।
यानी मैंने एक स्टार्ट लिखा है और एक एंड कर दिया, ये पूरी HTML फाइल का एक लूप बन गया कि भाई मेरी जितनी भी HTML फाइल है, यानी मेरी जो वेबसाइट है असल में उसके अंदर है, सारी की सारी हमारी वेबसाइट इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद आगे क्या था स्ट्रक्चर, मैंने बताया था आपको, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका दूसरा जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, हेड। अब हम ये देखेंगे, जैसे हम ये कहना भाई हमारा हेड जो है तो उसमें क्या क्या है, अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं ना भैया आपके हेड में क्या है ना, सबको पता है ना पूरे हेड वाले पार्ट में आपका क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके भी हेड के पार्ट में कुछ होगा, कोई खास चीज होगी। अगर हम यूं कहें इसको आसान कर लेना कि इसमें होता क्या है असल में, हेड में होता है डेफिनेशंस, हेड में होती हैं डिक्लेरेशंस। यानी आपको कोई चीज डिक्लेयर करनी है वो हेड में आएगी, आपको कोई चीज डिफाइन करनी है वो हेड में आएगी, बात खत्म। ये काम है हेड का। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट का जो डिस्प्ले कंटेंट है वो वेबसाइट नहीं, वो हेड नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेबसाइट हेड में जो लिखेंगे वो वेबसाइट पर नजर आएगा, ये नहीं कहा ना मैंने, वो वेबसाइट पे नजर नहीं आ रहा, बल्कि हेड पे क्या नजर आ रहा है आपको, हेड पे कुछ नजर नहीं आएगा, हेड पे सिर्फ वो चीजें लिखेंगे जो डिक्लेयर करनी है। यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो पेज में है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त मैं जो आपको पेज दिखा रहा हूं, इस पेज में ये जो मैं जितना भी हिस्सा स्क्रॉल किया इसमें से कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हेड की वजह से नजर आ रहा है, हेड में लिखने से कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी कि हेड में लिखा हुआ कुछ नहीं है, यहाँ हेड में लिखा हुआ अभी तक अगर मैं आपको बताऊं ना कि क्या है, इस पूरे एलसीडी में जो आपको नजर आ रहा है, पूरी एलसीडी की स्क्रीन पर, उसमें से हेड में मैंने क्या लिखा हुआ है, तो उसमें हेड में एक ये छोटी सी तस्वीर नजर आ रही है टॉप पर, ये हेड में। उसके बाद उसके आगे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी हेड में। अब ये बॉडी नहीं है, ये वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। नो डाउट अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मगर ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आ जाए वापस उसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पता लग गया कि हेड में क्या लिखेंगे, और सबको पता लग गया कि पहला पार्ट हेड होता है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, बॉडी। और अभी देख रहे हैं मैं कुछ नहीं लिख रहा, ऐसा नहीं किया मैंने कि पहले हेड पढ़ाना शुरू कर दिया आपको। हाँ, मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये दूसरा हिस्सा हमारे पास कौन सा है, बॉडी का। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये सारी की सारी वेबसाइट किस में बनी हुई है, बॉडी में बनी हुई है। ये जो आपको नजर आ रही है वेबसाइट, ये बॉडी में है। जो वेबसाइट का हिस्सा आप देख सकते हैं, ये कहां पर है, वेबसाइट की बॉडी में है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। मैं कह ये स्ट्रक्चर है एक वेबसाइट का, वो इतना कुछ लिखा हुआ है ना वहां पर। दूसरी बात ये है कि अब जो सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, उस सोर्स में HTML भी है, उस सोर्स में जावा स्क्रिप्टिंग भी है, और उस सोर्स में स्टाइल शीट भी है जिसको हम CSS बोलते हैं। ठीक है ना, हमें CSS का कुछ नहीं लेना देना, हमें स्क्रिप्टिंग का भी कुछ लेना देना। अब अगर मैं उस फाइल में से ये दो चीजें निकाल दूं तो आपको तो अंदाजा लगा लेंगे कि कितना कम कंटेंट हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि हमें सिर्फ उन चीज़ों को देखना है। अगर मैं इसमें से जाऊं और ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको सारी की सारी, तो ये सब कुछ वही है, ये सब स्क्रिप्ट्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टाइल, और नीचे आए ये सारी चीज़ें तो वही है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इन दो चीज़ों को बीच में से निकालूं तो पीछे तो बहुत कम चीज़ें बच गई हैं, वही चीज़ें हैं। उनमें से भी कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है, उनमें से भी सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड नहीं करनी, सिर्फ वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट ने रैंक होना है, जहाँ जहाँ हमने ऑन साइट SEO अप्लाई करनी है। ठीक है, सो ये तो पहले मैंने इसको कोशिश किया कि आपको आसान कर दूं, कि आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। अच्छा, अब हमें ये पता लगना चाहिए भाई HTML फाइल बनाते कैसे। ठीक है, हालांकि हमने नहीं बनानी। अगर मेरे पास कोई बंदा कहेगा ना मेरी वेबसाइट की SEO कर दो, तो मैं उसकी एक भी HTML फाइल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं उसकी SEO करूंगा तो उसकी वेबसाइट मेरे पास आएगी और फाइलें बनी होंगी, मुझे सिर्फ उनमें चेंजेस करने हैं। लेकिन आपको ये सब कुछ करने के लिए पहले ये समझना है, पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये होगा कैसे, पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसलिए हम फाइल बनाने की तरफ जा रहे हैं। इवन जब मैं आपको ये सिखाऊंगा उसके बाद मैंने आपको यही वाली वेबसाइट देनी है, इसी तरह की जैसी देख रहे हो ना, आपने इस वेबसाइट को चेंज करके अपनी वेबसाइट बना लेना है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, आप फाइल क्रिएट नहीं करोगे, चेंजेस ही करोगे ना, फिर दोबारा से चेंजेस करोगे, चीज़ों को मॉडिफाई करते जाओगे, तो मेन्यू चेंज करोगे आपका मेन्यू आ जाएगा, लोगो चेंज करोगे आपका लोगो आ जाएगा, तस्वीरें चेंज करोगे आप ही की तस्वीरें हो जाएंगी, कंटेंट चेंज करोगे तो आपका मैसेज हो जाएगा, वेबसाइट चेंज हो गई सारी की सारी।
यही काम हमने करना है, लेकिन उससे पहले मुझे 4-5 टैग्स आपको समझाने हैं, ताकि जब आप चेंजेस कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं कहाँ पर चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब पहले क्या सीखें, HTML फाइल बनानी कैसे है, हमें बनानी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने बार बार HTML फाइल को खोलना होगा। अच्छा, HTML फाइल बनाने के लिए हम यूँ करते हैं कि पहला एलिमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि SEO के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। और वो एलिमेंट कौन सा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कौन सा एलिमेंट था जी, ये वाला हेड के ऊपर ये वाला एलिमेंट जहाँ लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इस हिस्से को हम बोलते हैं हेड टाइटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टैग है, ये एक टैग है जो हमें पढ़ना है, मतलब अमंग दो टैग जो मैंने आपको पढ़ानी है उनमें से एक टैग है टाइटल। मतलब एक टाइटल का टैग हमें समझना है, आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा है, रियल लाइफ में भी हम टाइटल वही इस्तेमाल करते हैं ना, जहाँ पर हमने कोई चीज़ हेड के तौर पर लगानी हो, हेडिंग के तौर पर लगानी हो, तो हम ये कह रहे हैं भाई ये हमारी हेडिंग है, तो इसको हम क्या कहने लगे हुए हैं कि ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। और स्लैश टाइटल, अभी हम ये समझ लेते हैं कि टाइटल लिखने की जो मैक्सिमम लेंथ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल लिख सकते हैं बिटवीन 60 to 70। यानी कि टाइटल लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैरेक्टर्स में लिखना है हमने, ये SEO का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जिस पर हमें SEO अप्लाई करनी है। लेकिन ये मैं उस वक्त जाके डिस्कस करूंगा कि SEO कैसे अप्लाई करनी है इसमें। अभी मैं सिर्फ आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि आपने टाइटल लिखना कैसे है, ठीक है। अभी हम चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं पहले लिखना आ जाए फिर SEO की बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं टाइटल देना कैसे है, तो मैंने क्या लिख दिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए टाइप किया था ना, मैं लिख लेता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये मैंने टाइटल दे दिया इसका, इतना ही मैंने करना था। मैं कहता हूँ भाई एक मेरी एक HTML फाइल है, इसका मतलब है ये तो सबको पता लग गया कि अभी मैं जो फाइल बनाने जा रहा हूँ कि ये वेबसाइट का कंटेंट वाइट है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा ना, मैंने बॉडी में कुछ नहीं लिखा ना। अगर मैंने बॉडी में कुछ नहीं लिखा इट्स मीन इसके वेबसाइट का कंटेंट बिल्कुल प्लेन है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आएगा। ये कहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, सिर्फ टाइटल वाले पार्ट में, और कहीं कुछ नजर नहीं आना इसका, ठीक है। चलो जी, अब असल मसला क्या है, इस फाइल को सेव करना, कि फाइल को सेव कैसे करना है हमें। फाइल और ये है सेव एज, इधर आ जाए। अब हम एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं जी, कौन सा एप्लीकेशन है जो हम यूज कर रहे हैं इस काम के लिए, नोटपैड या पहले सामने साइंस की। इसका मतलब क्या होगा कि नोटपैड किस तरह का एप्लीकेशन है, टाइपिंग टूल है, टेक्स्ट एडिटर है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम टेक्स्ट नहीं बना रहे, हमारी जो टारगेट फाइल है वो कौन सी है, HTML फाइल है, लेकिन हम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे, ठीक है, एक्सेल क्यों नहीं यूज कर रहे, वो भी तो कर सकते हैं यूज। अगर मैं चाहूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये काम हो सकता है, मगर हम ये काम इसमें क्यों कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो अपना फॉर्मेट है, और एक फॉर्मेट नहीं है, नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हैं। मगर ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसका अपना कोई फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट लेस एप्लीकेशन है। सो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। लेकिन नॉर्मली ये कौन सी फाइल बनाएगा, बाय डिफॉल्ट ये कौन सी फाइल बनाएगा, टेक्स्ट फाइल बनाएगा, जबकि हमें टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, हमें तो बनानी है HTML फाइल, HTML फाइल। तो मैं यहां से क्या करूंगा, ऑल फाइल्स कर दूंगा। फिर यहां पर आएंगे हम, अब ये कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं ना, मैंने तो नहीं बताया कि भाई कहां सेव होगा, ये तो लोकेशन है ना, ऊपर देखें लिखा हुआ है लोकेशन है ये सारी। तो मैं कहता हूं भाई यूं करते हैं, अपनी मर्जी की लोकेशन ले लेते हैं। फिलहाल आपने कोशिश करनी है कि C ड्राइव में अपना डाटा ना सेव करें। आपने कहाँ सेव करना है, मैं जैसे D पर आ गया हूँ और ये मैंने HTML का फोल्डर बनाया हुआ है ना, कोशिश करनी है आपने ऐसे ही काम करना है, एक फोल्डर बनाकर उसमें फाइल को सेव करें। और यहाँ पर आकर मैं रख देता हूँ फाइल का नाम first.html। फाइल की एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर्स की भी हो सकती है और फाइल की एक्सटेंशन 4 कैरेक्टर्स की भी हो सकती है। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, कौन बताएगा, गुड, वो फाइल का फॉर्मेट बता रही होती है कि भाई एक्चुअली ये फाइल का फॉर्मेट है क्या। सो .html जो फॉर्मेट है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये किस तरह की फाइल है, ये एक HTML फाइल है। फाइल एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर्स में भी रखी जा सकती है, 4 में भी, मगर जब हमने वेबसाइट को अपलोड करना होता है तो वो एप्लीकेशन जो अपलोड होने वाला एप्लीकेशन है वो 4 कैरेक्टर्स वाली एक्सटेंशन को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए हमें 4 कैरेक्टर्स वाली एक्सटेंशन यूज करनी चाहिए। चलो जी, इसका नाम रख दिया जी मैंने फर्स्ट,
आ जाए जरा, ये कहाँ पे सेव किया है? ये आइकॉन आ रहा है इसके साथ, ये वाला। अब हो सकता है कि जिन लोगों के पास गूगल क्रोम ना हो, बल्कि उनके पास माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा हो। माइक्रोसॉफ्ट एज को कौन कौन लोग जानते हैं भाई? तारुफ है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज से कि नहीं है? किन लोगों का नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो विंडोज़ के अंदर एक ब्राउज़र है, बिल्ट इन ब्राउज़र है विंडोज़ का, इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। जब आप पहली दफ़ा विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्रोम नहीं होता, क्रोम आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। यहाँ पर आ भी रहा होगा, ये देखिए आ रहा है, ये इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने क्रोम अभी तक इंस्टॉल नहीं किया होगा उसका यहाँ पर आइकॉन एज का आ रहा होगा। तो परेशान नहीं होना कि एज क्यों आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि आपके पास क्रोम नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दोनों हैं तो आपने अभी तक अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज ही रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर कैसे रखा हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ लिखा होगा ओपन विद, ये देखें आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं इस पर चूज खोलूंगा तो इस पर खुल जाएगा। इवन ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, पुराने ज़माने का भी ब्राउज़र लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो विंडोज 7 और उससे पहले इस्तेमाल होता था। उस वक्त एज नहीं होता था। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है? मैंने फायरफॉक्स भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ, अगर कभी किसी ब्राउज़र में इशू आए तो मैं फायरफॉक्स यूज़ कर लूँ। ये भी आपको करना चाहिए। तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं फिर राइट क्लिक करके। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? चूज अनदर ऐप। जी, अब क्या लिखा हुआ है? आ रहे सारे ऑप्शंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से चूज करूँ और इसे क्या कह दूँ, ऑलवेज, इसका मतलब क्या होगा? एसोसिएशन चेंज हो गई, यानी अब हर दफ़ा से वो एज में ही खुलेगा। और अगर आपके पास एज में खुल रहा है और आपने ये सारा प्रोसीजर किया तो आपने, सॉरी, जस्ट वन की ऑप्शन क्यों नहीं आती है? अगर एक ही ऑप्शन आए तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हम लोग? अगर एक ही ऑप्शन तो थी ना, जब तक आपने कुछ इंस्टॉल नहीं किया था ऑप्शन ही एक ही थी आपकी। लेकिन जब वो एक से ज़्यादा इंस्टॉल हो गए तो उसको भी नहीं पता ना बेचारे को कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, कहते भाई इनमें से कौन सा लोग है। ठीक है, आइसक्रीम भी तो अपनी पसंद की खाते हैं ना। जी जी, हमें गूगल क्रोम के साथ फ्यूचर में काम करना है। ठीक है, यानी सब लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रोम इंस्टॉल कर देना है। उनकी विंडो नहीं है, ये इसलिए तो बताया मैंने कि अगर आपके पास जाकर चेक कीजिएगा, अगर नहीं है तो क्रोम इंस्टॉल करें। हमने जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है क्रोम के ऊपर उसको रिजल्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कभी क्रोम हमें इशू कर रहा हो तो फिर हम फायरफॉक्स यूज़ कर लेंगे पैरेलल। क्रोम इशू सिर्फ उसी वक्त करेगा। जी क्या हुआ, परेशान हो गए? फायरफॉक्स अब तो बहुत सारे ब्राउजर्स आ गए ना, लेकिन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इनको मैंने टेस्ट किया हुआ, ये अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो आप कोई ओपेरा भी कर सकते हैं। अब साथ में मैं ये भी कहूँगा कि ओपेरा सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। ठीक है, आपकी विंडोज़ के लिए अच्छा खासा सिक्योरिटी रिस्क होता है, आपके डेटा के लिए अच्छा खासा सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो मतलब सबसे सही जो है हमारे पास सिक्योर जो है ना वो क्रोम ही है। क्रोम अगर ठीक काम नहीं कर रहा होगा, या तो आपका इंटरनेट ठीक नहीं होगा या उसकी कोई अपडेट आई होगी, बस यही दो वजह हो सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको चूज़ कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। लो जी, खुल गई। चेक कर लें ज़रा, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? आ गया सिंपली। अब इसको टाइटल को देखो और इसके टाइटल को देखो, ज़रा फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को भी एडजस्ट करते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? लोगो, वहां पर एक आइकॉन भी आ रहा है जो कि हमारे पास अभी नहीं आया। दिस आइकॉन इज कॉल्ड फेविकॉन इमेज। ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। देखे ना, ये इधर आ रहा है तो अच्छा लग रहा है ना, मेरे पे नहीं आ रहा तो जरा अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर कोई यूजर्स बार बार आपकी वेबसाइट पे विजिट करें और उस पर आइकॉन नजर आ रहा हो तो क्या होगा, उनको आपकी ब्रांड की भी पहचान हो जाएगी, आपकी ब्रांड है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए हमें फेविकॉन लगाना चाहिए। इसका स्पेशल नाम है फेविकॉन, इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ठीक है, टेक्निकली इसका नाम। इस पर आए जरा और चेक करते हैं कि फेविकॉन कहाँ है। जी नजर आ गया? स्क्रीन पर देखेंगे, नजर आ रहा है फेविकॉन?
चले एक काम करते हैं, ये जो ऊपर ग्रीन कलर में आ रहा है ना, ये क्या चीज़ है ये भी समझाता हूँ। इसको मैंने साथ ही कॉपी कर लिया, ये इसीलिए तो मैंने किया कि मैंने कहा उससे भी कॉपी कर लेते हैं। आपको समझाता हूँ कि इसके कलर्स क्यों चेंज है। अच्छा, कलर्स कौन कौन से चेंज हैं? पिंक कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ब्लू कलर नजर आ रहा है, ठीक है ठीक है। लिंक का कलर कौन सा है? पिंक। कौन सा कलर है जो बीच में कॉमन है? दो कलर हैं जो कॉमन है। नहीं, मैंने कहा दो कलर हैं जो कॉमन है। एक ब्लू कॉमन आ रहा है जिसको मैंने सिलेक्ट किया ना, उसके ऊपर देखो, एक ब्लू कलर कॉमन आ रहा है और एक ऑरेंज कलर कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है। और जो ऑरेंज कलर है खास तौर पर वो ट्वाइस नजर आ रहा है आपको, और ब्लू कलर भी आपको ट्वाइस नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ऑरेंज कलर अगर 3 दफा नजर आएगा तो ब्लू भी 3 दफा ही नजर आएगा। ये जो ऑरेंज कलर है बेसिकली ये किस चीज को शो कर रहा है? ये इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये टैग का एट्रीब्यूट है, यानी टैग का एट्रीब्यूट से आसान लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ऑप्शन, कि भाई ये टैग है, उसकी ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस को हम बोलते हैं, टेक्निकली उसे कॉल करते हैं एट्रीब्यूट्स। यानी मैं ये कहूं कि भाई ये जो लिंक है ये एक टैग है, तो लिंक टैग का कलर उसने अलग कर दिया, ये इटसेल्फ टैग है, और इस REL एट्रीब्यूट है, href एट्रीब्यूट है, तो उसको उसने क्या कर दिया? ऑरेंज कलर में दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आगे जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है वो हर एट्रीब्यूट का एक्सप्रेशन है, यानी कि भाई इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लगा हुआ है। तो इस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है? जैसे अभी मैं ये इसको मैंने कॉपी किया कि नहीं किया, पहले इसे कॉपी कर लें। अब इसको इसी को देखते हैं। तो इसमें से हमारा टैग कौन सा है? लिंक। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूट कौन सा है? REL और href। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ना यार सोना नहीं है, मैं सो लूंगा। ये बेसिकली वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है क्या है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया ना। अब कलर चेंज भी होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि जहां से बात शुरू कर रहे हैं वो क्या है? हमारा लिंक, ठीक है। उसके देखें एक HTML टैग के अंदर क्या होगा? एक एक्चुअली टैग होगा, एक एक्चुअल टैग होगा, बाकी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और जब उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, मैं किसको एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ? ऑप्शंस को एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, और उन ऑप्शंस के बिहेवियर जो है उन्हें मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, इसको मैंने कॉपी किया, इसको वहां ले जाते हैं, इधर आ जाए। और ये देखिए, ये भी टाइटल में था, है ना। सबसे पहले यहाँ पर नहीं इस तरह नजर आ रहा, ये नोटपैड है ना, मैंने कहा था ना इसका अपना कोई बेचारे का फॉर्मेट ही नहीं है, ये जो कुछ भी आएगा ऐसे ही दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले वाला है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये क्या चीज है एक्चुअली? ये किस चीज का टैग है? टैग है ना ये भी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। और इस टैग को मैं कहूँ है क्या बेसिकली, तो इस टैग का नाम है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ये शुरू हो रहा है, ऐसे ही है, और उसके आगे 2 डैशेस लगे हुए हैं, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है? ये जब स्टार्ट हो रहा है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डबल हाइफन से शुरू हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? डबल हाइफन पे एंड हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रिमार्क्स। कमेंट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप कोई चीज ऐसी लिखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि इस फाइल का हिस्सा नहीं है, आपने अपने लिए लिखी है, यानी अपनी मेमोरी के लिए लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो हमें ये नज़र आ रहा था एक्चुअली ये मैंने क्यों लिखा था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टैग की मैंने एक हेडिंग सी बनाई है ताकि मुझे इस टैग को ढूंढने में मुश्किल ना हो। और नीचे वाले टैग ने तो एग्जीक्यूट होना है, लेकिन ऊपर वाली लाइन ने एग्जीक्यूट नहीं होना, वो जस्ट मेरे लिए है, मेमोरी के लिए है, मुझे याद रहे कि मैंने लिखा क्या था। जैसे आप अपने लिए कुछ चीज़ नोट लिख के लगा लें, ये किस चीज़ की फाइल है, फाइल के ऊपर नोट लिख के लगा सकते हैं ना, चिपका सकते हैं उसके ऊपर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? हमारा कमेंट है। और इस कमेंट को लिखने का क्या तरीका है? यानी कि आपने जब भी कमेंट लिखना होगा आप क्या करोगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओगे, डबल हाइफन लगाओगे, स्पेस दोगे, और उसके बाद जो कुछ, इवन मैं अगर इसको यहां लाके क्लोज कर दूं, देखें फॉर एग्जांपल आपको इसको समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं इसको यूं कर दूं, क्या लगेगा आपको? नहीं, क्या लगेगा? क्या आप क्या समझे इस सारे मेरे इस मैसेज का मतलब क्या है? इस पूरी फाइल के लिए क्या मैसेज दिया मैंने? ये सारे का सारा उधर से लेकर नीचे तक जो कुछ भी है कमेंट है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी आपको कोई भी कमांड नहीं रही है, सब कमेंट बन गया। और ये कमेंट मैं देख लूंगा, आपने देखा HTML फाइल में कमेंट तो नहीं नजर आ रहा था ना आउटपुट में, ये कमेंट कब नजर आ रहा था? जब मैं फाइल को एडिट कर रहा था, उस वक्त मुझे दिख रहा था।
तो मुझे पढ़ने में आसानी हो रही है ना अपने सोर्स को, कि भाई मैंने कहाँ पर क्या मैसेज दिया हुआ है, तो इसलिए हम कमेंट लगाते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें फाइन, नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। सो आप अगर इस फाइल को देखो तो कितना आसानी हो रही है, पढ़ने में आसानी हो रही है ना, कि भाई कौन कौन सा टैग क्या क्या करने लगा हुआ है। अगर हम ये देखें एंड तक ये सारा मैसेज है। अगर हम इधर से आएंगे, जैसी कोई नई चीज आएगी ना उसका वो मैसेज चेंज कर देगा। चेंज कर दिया उसने। तो ये बेसिकली क्या है, कमेंट है। वापस आ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्चुअल चीज के ऊपर। ये तो कमेंट के तौर पर हमने लिखा, इसको मैं रिमूव कर दूं। अब हम लोगों ने क्या लगाना है, फेविकॉन। और फेविकॉन लगाने के लिए वो क्या कह रहा है, लिंक का टैग लगाओ। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि भाई टाइटल लगाना है तो टाइटल का टैग लगाओ, फेविकॉन लगाना है तो लिंक का टैग लगाओ। अब ये टैग कैसे लगेगा, लिंक स्पेस रिलेशन, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। कहता है भाई एक लिंक लगा रहा हूं मैं, लिंक के तौर पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन उसका रिलेशन क्या होगा, शॉर्टकट आइकॉन होगा। भाई उसके ऊपर इतनी बड़ी तस्वीर तो आ नहीं सकती, तो वो बड़ी तस्वीर को भी छोटा सा कर देगा आइकॉन की शक्ल में। लेकिन आपने क्या इसके लिए एट्रीब्यूट क्या यूज करना है, रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन और href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का क्या मतलब है कि भाई ये फाइल है कहां पर, उसका रेफरेंस देने लगे हम। तो हम कह रहे हैं भाई ये इमेजेस के फोल्डर में है, नहीं है इमेजेस के फोल्डर में। हाँ, उस वेबसाइट में तो इमेजेस के फोल्डर में होगी, यहाँ तो नहीं है ना। सो मैं इसको यहाँ से फिलहाल यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैंने कहा इस फाइल का ये नाम है। आपने कोशिश करनी है अपनी फाइल का नाम फेविकॉन ही रखें, ताकि आपको भी याद रहे कि आपने ये फेविकॉन इमेज लगाया हुआ है। और इस फाइल का जो रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है वो PNG होती है। ठीक है, PNG लगा लें इसको। अभी इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है ये बाद में पढ़ेंगे, हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा इस फोल्डर में आए जहाँ से ये सब कुछ ले रहे थे हम। ये कौन सी है, एक काम करें जरा, मुझे एक लोगो लगाना है ना यहाँ पर। चलिए इसको जरा जल्दी से ख़त्म करें, क्लास नई क्लास शुरू होने से पहले। मैं लिखता हूँ, कॉलेज का लिखा है ना हमने, ठीक है। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर कॉलेज PNG लोगो। मैं कोई लोगो सर्च करता हूँ उधर फिट करने के लिए। कितने सारे लोगोज आ गए हैं ना, इनमें से फिलहाल एग्जाम्पल के लिए क्यों लगाएंगे। अपनी वेबसाइट ऐसे नहीं बनानी है, लोगों की चीज़ें देखकर वेबसाइट नहीं बनानी। ये तो भी आपको जस्ट मैं आइडिया देने के लिए वो खुद ही कर लेगा। यहाँ पर लोगों का साइज खुद ही एडजस्ट करेगा, इसलिए तो हमने से कह दिया ना शॉर्टकट आइकॉन, वो खुद ही इसको शॉर्टकट कर लेगा। जिस साइज का मर्जी मैं वहां ले जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले जाता हूँ। चलो इस पे राइट क्लिक करो और ये क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज एज। ठीक है, इसको सेव करें। PNG है ना, एक काम करते हैं उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर पहले से एक फाइल पड़ी हुई है, और इसका नाम हमने रखना था फेविकॉन। PNG भी बन गई, सेव। अब मैंने क्या किया, जिस लोकेशन पर HTML रखी थी उसी लोकेशन पर PNG भी रख दिया। सो अभी फिलहाल आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने एक ही लोकेशन पर सारा कंटेंट रखना है। क्यों, ताकि आपको रेफरेंस ना देने पड़े बार बार। ये ना बताना पड़े कि भाई एक माई डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, एक उस ड्राइव में पड़ा हुआ है, एक उस ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो अगर आप एक ही जगह पर रखोगे तो सिर्फ फाइल के नाम से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने सिर्फ फाइल का एक ही जगह पर रख देना है। अब तो गड़बड़ कोई नहीं है, अब सब ठीक हो गया। यही नाम रखा है मैंने, यही एक्सटेंशन रखी है मैंने। अब इसको जरा सेव कर दें, सिंपल सेव कर दें अब तो। और कहाँ रन हो रही थी ये फाइल, इसी में। चलो इसको रिफ्रेश कर दें, आ गया लोगों पर। ठीक है, ये दो चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी हैं, PNG फेविकॉन लगाना और टाइटल लगाना। ठीक है, और ये कैसे किया मैंने, आपने ये देखा, ये सारी फाइलें मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस पूरे में है, वो क्या है कि आपने अभी फिलहाल आज के लेक्चर तक अपने कंटेंट को एक ही फोल्डर में रखना है। यानी आपकी HTML फाइलें 4 हैं 5 हैं, इसी फोल्डर में रखो खुद से बनाकर। आपके इमेजेस हैं 5 हैं 6 हैं 10 हैं 20 हैं, जो कि आपकी वेबसाइट में फिलहाल यूज कर रहे हो, आपने इसी फोल्डर में रखने हैं। क्यों रखने हैं, इसलिए कि देखें इस वक्त मैं HTML के फोल्डर में हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर हो इमेजेस के नाम का, तो मुझे फिर बताना पड़ेगा ना, बार बार नाम बताने पड़ेंगे। तो मैंने देखें इसमें नाम नहीं बताया ना इसमें नाम मैंने। चले ठीक हो गया।